क्या आप एप्लास्टिक एनीमिया याद रखना चाहते हैं? एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो इस वीडियो की मदद से आप उस आंसर का जवाब दे सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप दूंगी जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एप्लास्टिक एनीमिया क्या है? एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो फेलियर हो जाता है, यानी कि बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जब बोन मैरो कोई सेल प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी वजह से पैनसाइटोपिनिया हो जाता है, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों सेल्स कम हो जाती हैं। तो हमें क्या मिलता है? एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ऐसे पेशेंट्स में। तो बोन मैरो फेलियर के आप कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ हो सकते हैं या तो एक्वायर्ड हो सकते हैं या फिर इनहेरिटेड हो सकते हैं। एक्वायर्ड कॉजेज़ में प्राइमरी स्टेम सेल डिफेक्ट आता है, यानी कि स्टेम सेल्स में ही कोई डिफेक्ट आ गया। बोन मैरो इरेडिएशन हो सकती है जिसकी वजह से बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं एक कॉज, जिसमें एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस नॉन ए, नॉन बी और नॉन सी की, यानी कि इन ए, बी और सी के बगैर हेपेटाइटिस वायरस कॉज कर सकता है बोन मैरो सप्रेशन। साइटोमेकेलो वायरस एक और एग्जाम्पल है, और एप्स्टीन बार वायरस भी बोन मैरो फेलियर कॉज कर सकता है। चलिए बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की। केमिकल एजेंट्स लाइक अल्काइलेटिंग एजेंट्स, बेंजीन, एंटीमेटाबोलाइट्स, डीडीटी, पैराथियन, इनकी वजह से भी बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। इनहेरिटेड की बात करते हैं। इनहेरिटेड में आता है कॉज एक फैनकोनीज एनीमिया। ये फैनकोनीज एनीमिया एक जेनेटिक डिफेक्ट है, एक जीन में, जिसको हम कहते हैं फैनकोनीज एनीमिया जीन। और इसकी वजह से चाइल्डहुड एप्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब बच्चे में ही एप्लास्टिक एनीमिया पाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो जो मैंने इटियोलॉजिकल एजेंट्स आपको अभी बोले, उनमें से कोई भी एजेंट क्या करता है? वो करता है ऑल्ट्रेशन इन स्टेम सेल्स। बोन मैरो की स्टेम सेल्स को ऐसे ऑल्टर करता है और एक्टिवेट हो जाती हैं टी सेल्स, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स की वजह से ये बोन मैरो की स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो स्टेम सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है चाहे कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट हो, और वो आगे प्रोलिफरेट नहीं करती हैं, तो पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। अब इस डिजीज़ का डायग्नोसिस कैसे हम करते हैं? ये तो हो गई पैथोजेनेसिस। डायग्नोसिस के बारे में बताती हूँ। बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, और बायोप्सी टिश्यू को जब एग्जामिन करते हैं तो वहाँ पर हमें हाइपोसेल्युलर बोन मैरो आ जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिकली हाइपोसेल्युलैरिटी होती है बोन मैरो में, और बोन मैरो इज़ रिप्लेस्ड बाय फैट। सेल्स कम हो जाती हैं, जो रिमेनिंग बोन मैरो हो है वो फैट से रिप्लेस हो जाता है। और अगर हम बोन मैरो एस्पिरेशन करें, फाइन नीडल एस्पिरेशन अगर हम करें बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल से, तो एक ड्राई टैप आ जाता है, यानी कि उसमें कोई टिश्यू आता ही नहीं है। आप देखोगे ड्राई नीडल, नीडल ड्राई होगी। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे मैंने आपको कहा कि एनीमिया होगा तो फीचर्स ऑफ एनीमिया होंगे लाइक पैलर, वीकनेस, डिस्निया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो पटीके होंगे इस पेशेंट में, ल्यूकोपीनिया, और अगर पर्टिकुलरली न्यूट्रोपीनिया की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये 3 चीज़ें इन पेशेंट्स में होती हैं। एनीमिया की वजह से पैलर, वीकनेस और डिस्निया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से पटीकी, ल्यूकोपीनिया की वजह से न्यूट्रोपीनिया अगर होगा तो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं इनमें। तो इन सिम्टम्स की बेसिस पे आप एक एप्लास्टिक एनीमिया का डायग्नोसिस बना सकते हो, और उसके बाद जब आप बोन मैरो बायोप्सी करोगे उसमें आपको हाइपोसेल्युलर बोन मैरो आएगा और उसमें फैट टिश्यू एडिपोसाइट्स आएंगे, और एस्पिरेशन पे जैसे मैंने कहा कि आपको ड्राई टैप मिलेगा। एनीमिया के बावजूद भी इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है, यानी कि सेल्स का साइज और उनका हेमोग्लोबिन कंटेंट नॉर्मल रहता है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। स्प्लीन की अगर हम बात करें तो एप्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगाली कैरेक्टरिस्टिकली एब्सेंट होती है, क्योंकि इसमें जो बोन मैरो, प्राइमरी बोन मैरो फेलियर होता है। बोन मैरो हाइपोसेलुलैरिटी का कॉज बोन मैरो है, ना कि स्प्लीनिक डिस्ट्रक्शन। तो स्प्लीनोमेगाली एब्सेंट होती है इसमें, ये आपको याद रखना है। और रेटिकुलोसाइट काउंट की अगर हम बात करें तो रेटिकुलोसाइटोपिनिया हो जाता है एज अ रूल। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें क्या-क्या हैं? बोन मैरो फेलियर है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बगैर कोई और सॉल्यूशन नहीं है, खासकर यंग पेशेंट्स में। और ओल्ड पेशेंट्स में हम देते हैं एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन।
अभी तक मेरे इस वीडियो पे रहने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। अब मैंने टिप की जो बात की थी वो मैं अब आपको दूँगी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए बोन मैरो फेलियर या एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, तो जल्दी से मेरा ये जो मैंने लिखा है वो नोट कर लीजिए और इसी के हिसाब से अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।